राहुल गांधी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला उन्होंने इजाद कर लिया है जिसकी वजह से वो इतने आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आते हैं? इसलिए अब राहुल गांधी के इस नए फॉर्मूले के बारे में आपको बताते हैं जो आजकल भारत की राजनीति में बड़ा सुपर हिट है, और इस फॉर्मूले का नाम है जितनी आबादी उतना हक। इसके तहत राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और इस फॉर्मूले से शायद चुनाव तो जीते जा सकते हैं, ध्रुवीकरण किया जा सकता है देश का, समाज का, वोटर्स का। लेकिन हमारे देश में लगभग 28,500 जातियां हैं, और अगर जातिगत जनगणना होती है, सबका पता लगाया जाता है कि कौन किस जाति का है, तो क्या हमारा समाज 28,500 टुकड़ों में बंट जाएगा? और यहां हम समाज की नहीं, सिर्फ हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज क्या इतने टुकड़ों में बटेगा? इसलिए आज हम राहुल गांधी के इस फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि राहुल गांधी इस जातिगत जनगणना से चाहते क्या हैं और उनका असली मकसद क्या है, और इस बात को आप इन 7 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहली बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी देश में आरक्षण के दायरे को अब 80% तक बढ़ाना चाहते हैं? और यह 80% क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो 80% हिंदू हैं, उनमें पिछड़े वर्ग की आबादी 55% है, दलितों की आबादी 16% है, आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 9% है, और अगर अब इन सारी जातियों को मिला दें तो ये लगभग 80% के आसपास हो जाते हैं, सारे अगर आप मिला देंगे तो। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो लोगों को आबादी के हिसाब से उनका हक देना चाहते हैं, तो इससे यही सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इन पिछड़ी जातियों के लोगों को 80% आरक्षण देकर बाकी के 15% सवर्ण और अन्य वर्गों को आरक्षण से बाहर रखेंगे? और क्या इस देश में आरक्षण अब 80% तक पहुंच जाएगा? इसीलिए इसको 80-20 फॉर्मूला कहते हैं। और इसमें सीधी सी बात यह है, कैलकुलेशन जो आपकी स्क्रीन पर है, हमारे देश में अगर आप SC, ST, OBC सबको मिला लेंगे तो 80% हिंदू समाज इसमें कवर होता है, और बाकी के जो सवर्ण है वो 15%, अन्य 5%। तो अगर जिसकी जितनी संख्या है उसे उतना आरक्षण मिलेगा, तो उसका मतलब यह है कि 80% लोगों की जितनी संख्या है उन्हें 80% आरक्षण मिलेगा। दूसरा, इस मंशा से ऐसा भी लगता है कि आरक्षण की यह व्यवस्था भविष्य में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लागू हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बाद विपक्ष यह भी मांग करने लगे कि सरकारी नौकरियों में और बाकी तमाम जगहों पर यह 80% आरक्षण लागू हो जाए, और फिर यह प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो जाए। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो गया तो फिर प्राइवेट सेक्टर में मेरिट यानी योग्यता के लिए जो जगह बची हुई है यह भी समाप्त हो जाएगी। सोचिए, जब भारत में नौकरियां और रोजगार के लिए मेरिट नहीं बल्कि जातियों को देखा जाएगा, तो भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों से कैसे मुकाबला करेगा? चीन जैसे देशों से कैसे मुकाबला करेगा, जो पहले से ही प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत से कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं। भारत सुपर पावर बनना चाहता है, भारत विकसित भारत बनना चाहता है, विकसित देश बनना चाहता है। लेकिन अगर आपने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में ये 80% का फॉर्मूला, 80% आरक्षण लागू कर दिया, तो फिर मेरिट वाले लोग कहां जाएंगे? तीसरी बात, यह फॉर्मूला राहुल गांधी की उस खतरनाक राजनीति को भी दर्शाता है जिसमें वो हिंदू वोटों की एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस फॉर्मूले की सबसे खास बात यह है कि असल में इस फॉर्मूले के तहत जितने भी लोग इसके दायरे में आ रहे हैं वो सारे हिंदू हैं। जो फायदा मिलेगा वो भी हिंदू धर्म में मानने वाले हिंदू धर्म को, अलग अलग जातियों को, लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन इससे मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को कोई परेशानी नहीं है। यानी राहुल गांधी के इस फॉर्मूले की खूबसूरती है कि वो हिंदुओं को बहुत सारी जातियों में बांट भी रहे हैं, और इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक भी जरा भी नाराज नहीं हो रहा। देखिए, जब बीजेपी हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहती है, हिंदुत्व के नाम पर कुछ करना चाहती है, तो सबसे पहले देश के अल्पसंख्यक बीजेपी से नाराज हो जाते हैं, अगर बीजेपी कहीं भी हिंदुओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है तो। लेकिन राहुल गांधी के इस फॉर्मूले की खूबसूरती यह है कि यह सारा फॉर्मूला, इसकी रचना की गई है हिंदुओं को लेकर,
हिंदुओं में अलग अलग जातियों को लेकर, खासतौर पर पिछड़ी जातियों को लेकर। लेकिन इससे मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी का मुस्लिम वोट बैंक भी बरकरार रहेगा और हिंदुओं का जो वोट बैंक है, जो अभी बीजेपी के प्रति ज्यादा उसका झुकाव माना जाता है, वो अब बहुत सारे हिस्सों में बंट जाएगा। और सोचिए, पहले हमारे देश को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित किया जाता था। बहुत लोगों पर आरोप लगता था कि ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं सारे दिन। लोगों से कहा जाता था कि बीजेपी जो कर रही है वो गंगा जमुनी तहजीब उससे खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप देखें तो इस देश का विभाजन, समाज का विभाजन हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही माना जाता था और पार्टियां 75 साल से इसी का लाभ ले रही हैं। और जब ऐसा होता था तो हम अक्सर यही बात कहते थे, गंगा जमुनी तहजीब को हिंदू और मुसलमानों में बांटकर खत्म किया जा रहा है, देश को हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है, हमारा समाज बंट चुका है। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी तो इससे आगे जा रहे हैं। वो इस देश को अब हजारों जातियों में बांटना चाहते हैं। ये जो हिंदू धर्म है, ये न जाने कितनी सारी जातियों में बंट जाएगा। लेकिन इसकी गंभीरता पर आज कोई बात नहीं कर रहा। इसकी गंभीरता को लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमारा समाज कितनी छोटे छोटे हिस्सों में इसके बाद बंटने वाला है। चौथा, हालांकि देश को जातियों में बांटने की रणनीति कांग्रेस ने पहली बार नहीं अपनाई है। मंडल आयोग के आने से पहले कांग्रेस ऐसा करती रही है, लेकिन बाद में मंडल आयोग के आने से देश में पिछड़े वर्ग की कई पार्टियां आ गई। खासतौर पर जो ओबीसी वर्गों को लेकर पार्टियां आई, उनका उदय हुआ। और आप देखिएगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, जेडीयू आई, लालू यादव की आरजेडी आई। ये सारी वो पार्टियां हैं जो ओबीसी वर्ग की पार्टियां थी। और सब जानते हैं कि वर्ष 1990 में राजपूत घराने से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने वोटों के लिए, ध्रुवीकरण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया था। और अब वही चीज आज राहुल गांधी एक नए रूप में लाना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी ओबीसी समुदाय को, दलितों और आदिवासी समुदाय की जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से अब 80% तक आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको आरक्षण भी उतना ही मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट, राहुल गांधी के इस फॉर्मूले से बीजेपी भी हिंदुत्व की राजनीति को अब और ज्यादा आक्रामक ढंग से करने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि जब राहुल गांधी हिंदुओं को जातियों में तोड़ेंगे, तब बीजेपी उसी हिंदू वोटर को एकजुट कैसे रखेगी? तो या तो उन्हें हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व के एजेंडे को और ज्यादा मजबूत करना होगा। यही एक रास्ता बीजेपी के सामने बचेगा। हमारे देश का संविधान ऐसा है जिसमें अनुच्छेद 25 से 30 के बीच ये बताया गया है कि सरकारें हिंदुओं के मंदिरों और संस्थानों को लेकर तो कानून बना सकती हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यकों को लेकर ऐसा नहीं कर सकती। और राहुल गांधी इस चीज को देखते हुए हिंदुओं को जातियों में बांटने के फॉर्मूले पर बहुत अच्छी तरह से आजकल काम कर रहे हैं। और संविधान के जो इस तरह के प्रावधान है, ये पहले से ही धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को सबसे पहले अपना निशाना बनाते हैं। यानी जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो सबसे पहले हिंदू समुदाय को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हिंदू समुदाय को अपना हक छोड़ना पड़ता है अगर इस देश को आप सेकुलर बनाना चाहते हैं तो। और आखिरी पॉइंट ये कि अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना के जरिए हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो इसका तर्क संगत काउंटर बीजेपी के पास क्या हो सकता है? बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो अभी तक जो स्ट्रांग पॉइंट था वो ये था कि सारे हिंदू एक साथ जातियों से ऊपर उठकर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में यही हुआ। बीजेपी ने इससे पहले जातियों से ऊपर उठाकर सारे हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया, जिसकी वजह से पिछले दो चुनावों में 2014 और 2019 में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने उसी हिंदू समाज को अलग अलग छोटी छोटी जातियों में वापस बांट दिया, और जिसकी वजह से बीजेपी को इतना नुकसान हुआ। और अब राहुल गांधी इस फॉर्मूले को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करना चाहते हैं। इसलिए उनका हर भाषण जाति के साथ शुरू होता है। इसलिए वो हर भाषण में कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं, और फिर उन्हें उसी हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी असल में बीजेपी के दो सबसे मजबूत पॉइंट्स पर हमला कर रहे हैं, जिनमें एक है स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा है बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा। देखिए, अगर आप बीजेपी को
आज देखेंगे तो उसके पास दो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। उसकी मजबूती क्या है? एक, नरेंद्र मोदी का चेहरा, और दूसरा, हिंदुत्व का एजेंडा। और राहुल गांधी ठीक सामने से आकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा सीधा हमला करते हैं, पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, और अब वो सीधे हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला करने लगे हैं। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व पर और हिंदू समाज पर बीजेपी के अकेले का एकाधिकार नहीं हो सकता। बीजेपी ने हिंदू समाज का ठेका नहीं ले रखा, इसलिए अब वो हिंदू समाज को भी अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे। इसका दूसरा विश्लेषण यह भी है कि राहुल गांधी के इस 80-20 फॉर्मूले का समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हमारे समाज में आगे चलकर आप देखिएगा बात बात पर जाति पूछी जाएगी। कुछ वर्षों तक हम इस युग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि किसी की जाति ना पूछी जाए, लेकिन जब जातिगत जनगणना होगी, नौकरियां जातियों के आधार पर मिलेंगी, सरकारी और प्राइवेट भी नौकरी जो होगी वो जाति के आधार पर मिलेगी, और बाकी का जो पूरा हमारा राजनीति है और समाज है वो सिर्फ जातियों पर बट जाएगा, तो हर जगह सबसे पहले जाति पूछी जाएगी। और वो दौर वापस आ जाएगा जब हमारे देश में लोगों से सबसे पहले ये पूछा जाता था कि कौन जात हो। आपको याद होगा, एक जमाना था लोग हाथ मिलाने से पहले पूछते थे कौन जात हो, और जाति जानने के बाद ही वो तय करते थे कि हमें दोस्ती करनी है या नहीं, हाथ मिलाना है या नहीं, रिश्ता करना है या नहीं, इस व्यक्ति को नौकरी देनी है या नहीं, इस व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाना है या नहीं, इसके साथ संबंध बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। उससे पहले पूछा जाता था कौन जात हो। और अब हम उसी युग की तरफ वापस जा रहे हैं। भारत के लिए अब तक के इतिहास में दो बड़े टर्निंग पॉइंट रहे हैं अगर आप विभाजन की बात करें, जब हम बटे हैं, जिनमें पहला टर्निंग पॉइंट था वर्ष 1947 में, जब धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम होने के आधार पर भारत दो हिस्सों में बट गया था, दो देशों में बट गया था। तो धर्म के आधार पर यह हमारा सबसे बड़ा बंटवारा था, जिसमें भारत और पाकिस्तान बने। यह पहला टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट था वर्ष 1990 में, जब वीपी सिंह की सरकार ने देश को जातियों में बांट दिया था मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद। और तब हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, ये अलग अलग जातियों में बट गया था। और तीसरा टर्निंग पॉइंट अब आने का इंतजार कर रहा है। तीसरा टर्निंग पॉइंट अब राहुल गांधी ला सकते हैं, जिसमें वो देश को 28,500 जातियों में बांटकर अपना वोट बैंक मजबूत कर लेंगे। और ये सोच चुनाव तो जिता सकती है, सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन समाज के लिए और देश के लिए काफी खतरनाक हो सकती है।